वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के रूप में एक ऐसा परिवार है जहां श्रीमती किरण चोपड़ा जी की देखरेख में जरूरतमंद बुजुर्गों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है। अपने बुजुर्गों के अधूरे सपने को पूरा करने में जुटी किरण जी यही चाहती हैं कि उनके इस क्लब के जरिए देश का कोई भी बुजुर्ग अकेला व असहाय न रह जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जिन बूढ़े माता पिता ने हमारा भविष्य सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, वो आज इस आधुनिकता की दौड़ में पीछे ना छूट जाएं, अकेले ना रह जाएं। कहते हैं जो बच्चे अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सीधे सीधे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा भी है कि एक बार भगवान गणेश को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा गया, तो उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माँ पार्वती का चक्कर लगाया, ये कहते हुए कि मेरे माता पिता के चरणों में ही मेरा पूरा संसार बसता है। तो जरा सोचिए, जब स्वयं भगवान भी माता पिता के पवित्र रिश्ते की गरिमा से इनकार नहीं कर सके, तो आखिर क्यों हम इंसान इस आधुनिकता की दौड़ में अपने माता पिता को भूलते चले जा रहे हैं। आइए मिलते हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की अध्यक्षा श्रीमती किरण चोपड़ा जी से और जानते हैं उनके परिवार रूपी क्लब की खूबियां। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने क्लब के रूप में बुजुर्गों को एक परिवार दिया है, परिवार ही नहीं एक बड़ा परिवार दिया है। जी हाँ, सही समझा आपने, मैं बात कर रही हूँ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की अध्यक्षा श्रीमती किरण चोपड़ा जी के बारे में। आइए बातचीत करते हैं। जो आपने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की जो शुरुआत की है, आपने वो क्लब की शुरुआत क्या सोच के साथ की और इसका गठन कब हुआ? ऐसा है, इसका गठन लगभग 9 साल पहले किया था और अब 10th ईयर में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसका ये सोच के किया था क्योंकि मैं एक न्यूज़पेपर परिवार से हूँ और इसका काम करते हुए मैंने जाना कि लोग बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए सब आगे आते हैं, उनके काम करने के लिए भी सब आगे आते हैं। अगर मैं अभी आपको कहूँ कि एक लड़की की शादी करनी है तो अब झट से आगे आएंगे कि चलो मेरी तरफ से बर्तन, मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ से खाना। और अगर बच्चे की भी बात हो तो भी सब आगे आते हैं कि चलो बच्चा है, कल को ग्रोथ होगी इसकी, बड़ा होगा और आपके लिए भी कुछ अच्छा सोचेगा और आपको पुण्य का कार्य लगता है ये वाला। और जैसे ही कोई बुज़ुर्ग की बात आती है, अगर मैं कहूँ कि ये बुज़ुर्ग बीमार है, बिस्तर पे है, इसके लिए कुछ चाहिए, तो सभी का एकदम यही रुख होता है कि चलो ये अपनी उम्र काट चुके, अब इनको जाने दो। और अखबार के साथ जुड़े हुए सामाजिक कार्य करते करते मैंने जाना कि ये ऐसा वर्ग है जहाँ कोई सोच नहीं रहा, अगर सोचता है तो सिर्फ यही सोचता है कि इनके लिए या तो वृद्धाश्रम है या घर का एक कोना है या पाठ करना है। और आप जानते हो, पाठ तो हम पहले दिन से जब हम पैदा होते हैं तब से शुरू कर देते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं, घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो आपके कान में जिस भी इष्ट को आप मानते हो वो ओम, वाहेगुरु, अल्लाह सब बोलते हैं और उसी दिन से आपका पाठ पूजा शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना था कि इस अवस्था के लिए, क्योंकि बुढ़ापा एक ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है और इस मुद्दे को सार्थकता प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। और यही नहीं कि मेरे जो आदरणीय अमर शहीद लाला जगन नारायण जी परदादा ससुर थे, उनकी भी इच्छा थी एक कि देश में बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और कुछ साल पहले, लगभग 12-13 साल पहले, मैं अपने पति के साथ अमेरिका गई और वहाँ हमारा कज़न जो था हमें एक जगह पे ले गया, तो वहाँ बहुत से बुज़ुर्ग थे। तो मेरे पति ने पूछा कि ये क्या है, तो उसने जवाब दिया कि दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये ओल्ड होम ऐसे होते हैं कि वहाँ लोग बुज़ुर्ग जाके अपनी डेथ की वेट करते हैं। तो मेरे पति ने एक अर्थपूर्ण जो नज़रें होती हैं उस मेरी तरफ देखा कि किरण तुम चाहती हो कुछ करना तो ज़रूर करो, उनका मीनिंग ये था। तो जैसे ही हम वापस आए तो मैंने ध्यान लिया कि मुझे ये करना है, बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ करना है। और मेरा मानना था कि ऐसा कुछ ना करूं कि ये लोग भी अपनी डेथ की वेट करें। और ना मैं ओल्ड होम चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि हमारा देश भगवान राम का देश है, श्रवण कुमार का देश है, तो हमारे देश में ओल्ड होम की कोई जगह नहीं है, ना होनी चाहिए। तो मैंने एक नई सोच, नई दिशा, एक नया प्रयत्न किया है ओल्ड एज की तरफ से
और मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे बुज़ुर्गों का अपने घरों में और समाज में सम्मान हो, उनको लोग इज़्ज़त की नज़र से देखें, प्यार और सम्मान की नज़र से देखें। और जैसा कि आप जानते हो कि चाहे अमीर बुज़ुर्ग हो, चाहे गरीब बुज़ुर्ग हो, हर बुज़ुर्ग की अपनी कहानी है। हर घर में एक बुज़ुर्ग है और हर बुज़ुर्ग की अपनी अलग से कहानी है। और स्पेशली जो लोग सर्विस करते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल आ जाती है, क्योंकि आप जानते हो हमारे देश में कुर्सी को सलाम है। जैसे कुर्सी गई नहीं, समाज की नज़रें भी बदल जाती हैं और घर के लोगों की भी नज़रें बदल जाती हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति हो, जैसे मैंने अपने लाला जी के समय देखा, हमारी वन किचन फैमिली थी, लोग बच्चे बहुएं उनका बहुत आदर करते थे। सब एक टांग पे जैसे कहते हैं ना खड़े होते हैं, तो वो खड़े होते थे। जब उन्होंने कुछ कह दिया तो सबने मानना है, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप में अकेलापन महसूस करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जो जीवन के आखिरी क्षण थे उनमें जीवन संध्या नाम के आर्टिकल भी लिखे कि इस अवस्था में बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मेरे मन में यही आया कि एक नई बात करनी चाहिए, एक नया ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे बुज़ुर्ग जो है खुश रहें। तो मैंने इस वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना की। क्लब जानबूझ के नाम रखा। कई बुज़ुर्ग आते हैं, बहुत मुश्किल से पूछते भी हैं, हंस के पूछते हैं, मैम आपने क्लब क्यों नाम रखा? तो मैंने कहा क्लब का ये दूसरा मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग है क्लब होना, इकट्ठे होना, एक ही मंच पर 60+ लोगों का इकट्ठे होना, जहाँ वो अपना दुख सुख बांटते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपना बातें शेयर करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्लब रखा। जी, साधना चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और मैं चाहूँगी कि मैं बार बार ये समय देती रहूँ ताकि लोगों को उत्साहित करती रहूँ। धन्यवाद। बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण श्रीमती किरण चोपड़ा जी के ऐसे प्रयासों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने प्यार के भूखे बड़े बुजुर्गों पर अपने प्यार का आंचल फैलाया हुआ है। वो अपने आप में ही मातृत्व की एक अनोखी परिभाषा लिख रहे हैं। ऐसे में लोग भी किरण जी के अपने कार्यक्रम में उन्हें बुलाना अपना सौभाग्य समझते हैं। इसी कड़ी में गत 14 सितंबर को किरण जी द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब द्वारा आयोजित विमेन अचीवर अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लेने पहुंची, जहां उन्हें समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रीमती किरण चोपड़ा जी के साथ साथ भाजपा सांसद स्मृति ईरानी, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, वरिष्ठ टीवी पत्रकार बरखा दत्त जी को भी पुरस्कार से नवाजा गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आज इस मंच पर कुछ ऐसी हस्तियों के साथ मैं बैठी हूँ जिनको अक्सर दूर से ही मैं देखा करती थी। मुझे याद है करीबन 15-16 साल की जब उम्र थी मेरी, तब टेलीविजन पर उड़ान नाम का एक सीरियल आता था, जिसमें एक लड़की संघर्ष करने का प्रयास करती थी, पुलिस में भर्ती होती थी और अपने पिता के साथ एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करती थी। एक दिन मेरे भी मन में आया कि मुझे भी वर्दी पहननी है। 2-3 दिन तो पिताजी ने मेरी बात सुनी और चौथे दिन जब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने देखा कि मेरी जिद बढ़ रही है, तो जम के मेरी पिटाई की और मुझसे कहा कि हिंदुस्तान में हर लड़की किरण बेदी नहीं बन सकती है। तो आज के इस कार्यक्रम के बाद मैंने ये तो जरूर ठानी है कि मैं पिताजी को फोन करके ये तो जरूर कहने वाली हूँ कि भले ही किरण बेदी बन ना पाई, लेकिन उनके साथ बैठ जरूर पाई। इस मंच पर कई महानुभाव यहाँ हैं जो कहने में दोस्त भी हैं, सहयोगी भी हैं और मार्गदर्शिकाएं भी हैं। I have been very disturbed in the last 24 hours by something that happened जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा attention नहीं दी और देनी चाहिए थी। गैंग रेप का वर्डिक्ट आया, एक 23 साल की लड़की थी, उसने एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट की, डेथ पेनल्टी आई, हम सब ने कहा दिस इज द पावर ऑफ प्रोटेस्ट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप में से लोग जानते हैं कि जो एक अक्यूज्ड का डिफेंस लॉयर था AP सिंह, उसने क्या बोला? उसने बोला कि अगर मेरी बेटी रात को घूम रही होती है एक लड़के के साथ और मुझे लगता कि उसके शादी से पहले इस तरह के रिश्ते हैं किसी लड़के के साथ, तो मैं उसको जिंदा जला देता। ये एक वकील है, ये एक वकील है, और उसने ऐसे कचहरी में बोला, इंटरव्यूज में बोला। यहाँ पे हम फीमेल फिटिसाइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर a registered lawyer who is allowed to practice,
he represents the legal system, he is associated with ideas of justice, वो लड़कियों को जलाने की बात कर रहा है। तो आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी में, जो किरण ने भी कहा अभी, that before anything else are our mindsets, and our mindsets इतना deep rooted bias है। तो हमें यहाँ पर ये भी कहना चाहिए कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी बदला। इसलिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप इतना सुंदर इनाम इस तरीके की कंपनी में दे रहे हैं और साथ इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं। मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लायंस क्लब से मैं और रोटरी से, ऐसी मूवमेंट से मैं हमेशा जुड़ी रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी मुझे क्राइम प्रिवेंशन का काम था, प्रिजन सुधार का था, आपके बिना नहीं हो सकता था। कम्युनिटी पुलिसिंग में मेरा शुरू से विश्वास था, इसलिए आपका जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको खुशी होगी कि आपके बहुत अच्छे लायंस यहाँ, आपके जैसे राजीव मित्तल हैं, आपके मिस्टर जेसी वर्मा हैं, और भी बड़े सारे साथी हैं जो मेरी नवज्योति के साथ जुड़े हुए हैं। ये लाइफ सपोर्टर्स हैं, तो आप मेरी लाइफलाइन हैं। लायंस क्लब मेरी, हमारी संस्था की एक लाइफलाइन है। स्मृति ने बहुत अच्छी बातें की। मेरे मन में, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप कहेंगे बात करने को, लेकिन उसकी बात को आगे ले जाऊं तो मैं 2 हिस्सों में अपनी बात कहूँगी। एक कि मैं भी जो भी हूँ आज अपने माँ बाप की वजह से हूँ, और उसमें मेरी मदर का रोल बड़ा ज़बरदस्त है। हम लोग 4 बहनें, कोई भाई नहीं, अमृतसर में थे, और मुझे ये पता है कि मेरे पेरेंट्स फार अहेड ऑफ द टाइम थे, क्योंकि उन दिनों में लड़का बहुत ज़रूरी था। जब मैं स्कूल में जा रही थी 50s में और 60s में, 50s में हम सिस्टर्स बॉर्न हुए, और एक बहन, लास्ट बहन 60s में आई। उन दिनों में लड़का के बिना सवाल ही नहीं उठता था, और डाउरी डिस्प्ले 100% होता था। और हम लोगों को, मेरी मम्मी और डैडी, स्कूल से शादी के लिए अगर जाना होता था तो हम लोग स्कूल से टेनिस खेलते हुए ही जाते थे, कई बार टेनिस स्कर्ट में ही चले जाते थे। और इसलिए मेरे मम्मी डैडी बुलाते थे टेनिस शादी दिखाने कि ये होता है लड़की की सिचुएशन, और वो हमें जान के दिखाते थे कि ये है लड़की की ज़िंदगी हिंदुस्तान में। अगर इससे दूर रहना है तो अपनी ज़िंदगी बनाओ।